वेल साथियों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छे तरीके से अर्थात ट्रिक के साथ भी कर लिया था। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। तो प्यारे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि, जिसको हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, जिसे शब्द देखते ही आपके पहचान में आ जाए कि ये कौन सी संधि है। तो प्यारे मित्रों, चलो करते हैं विसर्ग संधि प्रारंभ। देखिए, विसर्ग संधि इसके नाम के अंदर ही छुपी हुई है। विसर्ग संधि इसके नाम के अंदर ही छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है देखिए। अब आप इसको देखेंगे, इसके अंदर ही क्या है, विसर्ग संधि है। टोटल की टोटल विसर्ग संधि इसके अंदर आ जाती है। कैसे आती है देखिए, स यानी कि जो विसर्ग संधि के नियम हैं, सिर्फ इसको एक बार समझना है। समझो आप, विसर्ग संधि में जो नियम है वो इसके अंदर ही छिपे हुए हैं। कैसे छिपे? स का मतलब तीन अपने श हैं। कौन कौन से? स सलजम, स षटकोण और स सलेटी। यानी कि तीन नियम तो इनसे संबंधित होंगे। किससे संबंधित? स है तो तीन स। अब देखिए, ऊपर ये क्या है? र है। क्या है? र है। तो एक नियम हो जाएगा अपना किससे संबंधित? रे से संबंधित नियम। अब रे ध्यान रखना, यहां पर ये रेफ रूप है। रे का कौन सा रूप है? ये रेफ रूप है, अर्थात ये क्या है? अधूरा है। तो इसके नीचे भी क्या लगाएंगे? हल लगाएंगे। अब रही बात विसर्ग की, तो विसर्ग से संबंधित भी कितने नियम हैं? दो नियम है। कितने नियम हैं? दो नियम है। कहां तो विसर्ग लोप होता है और कहां विसर्ग का आगमन होता है। विसर्ग सबको पता है कि ये दो बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक नियम और है। वो क्या है? वो है ओ का नियम। किसका नियम? ओ का नियम, कि विसर्ग का ओ कब हो जाता है। तो देखिए, मोटा मोटा 2 और 3 5 6 7 8 नियम। बस देखिए, ये 7 8 नियम है ना, यही मोटे मोटे नियम है विसर्ग संधि में। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं है। बस आप ये खाका थोड़ा ध्यान रखिए, विसर्ग संधि में यदि आपको व्यंजन संधि याद नहीं होती है तो स्वर संधि हमने अच्छे तरीके से कर ली है, व्यंजन संधि भी अच्छे तरीके से कर ली है। परंतु व्यंजन संधि में क्या है कि नियम थोड़ा आगे पीछे है, अर्थात आपके समझ में आए नहीं आए। मैंने जिस प्रकार तैयारी की, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि को रटा और विसर्ग संधि को। दोनों संधि है तो ठीक है, नहीं तो अपनी व्यंजन संधि तो कन्फर्म है ही है। तो आई बात यहां तक समझ में। अब देखिए, अब हम तीनों स के बारे में पढ़ेंगे, इस रह के बारे में पढ़ेंगे, ये ओ के बारे में पढ़ेंगे, और विसर्ग कब हटेगा और कब विसर्ग का आगमन होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये मोटी मोटी अपनी विसर्ग संधि है, इसमें है कुछ नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके समझ में आता जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अब करते हैं हम व्यवस्थित रूप से विसर्ग संधि प्रारंभ। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि चैनल नया है, उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना हो सके इस चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो चलिए मित्रों, करते हैं प्रारंभ अपनी विसर्ग संधि। लिखिए, विसर्ग संधि। न हटाकर ऊपर आप अनुस्वार भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसकी लिखिए परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। अब आप बोलेंगे सर, परिभाषा लिखाने की क्या आवश्यकता है? अरे हम YouTube पर आ ही गए हैं, पढ़ाने लग गए हैं, तो ये तो आपको पता है, हमारा फर्ज बनता है कि ये तो करवाएं। इसके बिना तो आपको पता है व्यंजन संधि विसर्ग संधि जो भी है सब की सब क्या है? अधूरी है। लिखिए, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और विसर्ग में जो विकार विकार का अर्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है, परिवर्तन। विकार
उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। शब्द शुद्धि में इस बात का ध्यान रखना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए भी अब मोटा मोटा देखिए यहाँ पर परिभाषा देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, विसर्ग और प्लस में क्या आएगा, कोई भी स्वर आएगा या कोई भी क्या आएगा, व्यंजन वर्ण आएगा। तो क्या आएगा, व्यंजन वर्ण आएगा। और इसमें जो क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन, या फिर अपने कह सकते हैं विकार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। उसे ही क्या कहेंगे हम, विसर्ग, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। आई बात यहाँ तक समझ में। पहले विसर्ग आएगा, उसके बाद कोई स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, उस विसर्ग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, विकार उत्पन्न होगा, उसे भी क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। लिखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का क्या हो जाना, ओ हो जाना। अब देखिए किताबों में किस प्रकार की परिभाषा दी गई है और हम इसको किस प्रकार समझेंगे, दोनों में आपको अंतर बताऊंगा। अगर किताबों में जिस प्रकार परिभाषा दी गई है उस प्रकार आप याद करने बैठ जाएंगे तो आपकी याद नहीं होगा, इसलिए हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे। पहले देखिए किताबों में किस प्रकार दी है, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ जाए, ऐ आता है। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आता है, ऐ स्वर आता है, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कौन सा स्वर, ऐ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, पहले आप इसको लिखिए। देखिए अब आप इसको बीच में छोड़कर भागेंगे तो आपके समझ में आएगा नहीं। पहले इसको लिखिए, फिर इसको हम समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। और मेरा यह मानना है कि यदि आप मेरा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आपकी विसर्ग संधि एकदम कंप्लीट हो जाएगी, किसी और के पास जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और कौन सा व्यंजन, पांचवां व्यंजन या पांचवां वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने इसको शॉर्ट में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, अंतस्थ व्यंजन कौन से, य, र, ल, व, और इसके अतिरिक्त है, आता है, तो विसर्ग का, विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अब देखिए इतनी चीज, ये ऐसी ऐसी परिभाषा दी है किताबों में, और अपने इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखिए। इसको लिख लिया होगा आपने। अब देखिए इसको हम करते हैं शॉर्ट में, इस परिभाषा का ही हम शॉर्ट रूप लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार इस परिभाषा में दिया गया है उसको हम शॉर्ट में
करेंगे। यदि विसर्ग से पहले ए, तो सबसे पहले क्या नाम आया अपने सामने? विसर्ग। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे? विसर्ग। और विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? ए। आई बात समझ में? और बाद में क्या आ जाए? बाद में आ जाए, देखो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, कौन सा स्वर? ए स्वर आ जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी वर्ग का कौन सा व्यंजन? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और कौन सा व्यंजन? पांचवा। ये सारे की सारी चीज मैंने आपको वर्णमाला में अच्छी तरीके से करवाई हुई है ट्रिक के साथ। आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो। इसके अतिरिक्त अंतस्थायी व्यंजन कौन कौन से? अंतस्थायी व्यंजन। अंतस्थायी व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व। और इसके अतिरिक्त अपना एक व्यंजन और है जिसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं, वो है। अब देखिए परिभाषा छोड़ो, इस पर ध्यान दो। प्लस, यहां पर क्या दिया है? प्लस। और प्लस से पहले क्या है? विसर्ग। और विसर्ग से पहले क्या है? ए। ये चीजें कब समझ में आएगी? जब हम उदाहरण करेंगे। पहले इसको देख लीजिए एक बार। अगर इसका मेल इन सब के साथ हो जाए तो ये विसर्ग है, ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। चलिए अब देखिए, ये मोटा मोटा आपके समझ में आ गया। सबसे पहले क्या है? ए, बाद में विसर्ग, ए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थायी व्यंजन, यर, लव और है। अब आपको ये चीज देखने की आवश्यकता है नहीं, आप शब्दों पर ध्यान दें, उदाहरण पर ध्यान दें, आपके ये चीज ऑटोमेटिक दिमाग में मशीन की तरह फिट हो जाएगी। देखिए उदाहरण लेते हैं हम। पय प्लस पान, पय प्लस द, यश प्लस द, तप प्लस बल, तप प्लस भूमि। इसके अतिरिक्त और भी ले लेते हैं। देखिए जैसे अध प्लस पतन, मन प्लस हर, अध प्लस हस्ताक्षरकर्ता, सर प्लस जय। अब देखिए ये इतने उदाहरण आपके सामने, और भी काफ़ी सारे उदाहरण किताबों में दिए गए, परंतु इस बात को आप समझिए। देखिए अब कुछ नहीं करना, आपको ये चीज़ देखनी है। विसर्ग, तो विसर्ग संधि में तो आपको पता है जिसकी शादी होती है वो तो आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लो कि रमेश नाम के लड़के की शादी है, वो भी शादी में नहीं आएगा तो शादी हो जाएगी क्या? कभी नहीं होगी। इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग आएगा तो ही विसर्ग संधि होगी, अन्यथा विसर्ग संधि नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये विसर्ग आएंगे। अब देखो अपने ये कंडीशन लागू होती है कि नहीं होती, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस ज़्यादा ध्यान माथा पच्चा करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि शॉर्ट की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद में जितने भी विसर्ग संधि के नियम हैं वह सारे के सारे आपको शॉर्ट में करवा दूंगा, एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। आपके दिमाग में ये मशीन की तरह फिट हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम शॉर्ट की तरफ जाते हैं तो पहले थोड़ा सा डिटेल में जानना आवश्यक है, क्योंकि जब पहले ही शॉर्टकट चले जाएंगे तो डिटेल में आवश्यकता, क्योंकि गूगल मैप कई बार पानी में इस पर घुमा देता है हमें रास्ता, और कई बार गलियों में फंसा देता है। जैसे एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे रास्ते हम गूगल मैप की तरफ देखते देखते चले जाते हैं, आगे जाके रास्ता बंद हो जाता है। तो वो क्या एक शॉर्ट तरीका है। अपने उस शॉर्ट की तरफ जाने से पहले हमें क्या है, बड़ा रास्ता पता होना चाहिए, अर्थात ये डिटेल में पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने यहाँ पर दो उदाहरण ऐसे लिए हैं जो आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें भी है तो विसर्ग संधि, परंतु ये नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब देखिए अपना जो ये नियम है वो हो जाना, इसमें देखो पै और उधर भी क्या है पै। इसमें अब देखो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा पै नहीं है, यरलो में पै नहीं है, ए अपना पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है व्यंजन वर्ण है, वो भी क्या है पै। तो ये दो उदाहरण
कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हैं, ताकि आपके दिमाग में ये भी बैठे कि हाँ यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। अब देखिए इसके अतिरिक्त पया प्लस द, तो आपको पता है इधर क्या है, तीसरा चौथा पांचवा र है, और इधर ये में क्या है, अ है, तो ये क्या बन जाएगा, पयोद। क्या बन जाएगा, पयोद। यश प्लस द, तो आपको पता है कि इसका क्या बन जाएगा, विसर्ग का कुछ नहीं करना, विसर्ग का क्या कर देना है, अपने विसर्ग की जगह क्या लगा देना है, ओ लगा देना है, और कोई चेंज नहीं करना। यशोदा, यशोदा। तपय बल, अब ये तपय बल है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे तपय विसर्ग प्लस क्या है, बल लगा है, तो अब देखिए ये किस में बदल जाएगा, ओ में। अब हम देखो तपय प्लस बल क्या हो जाएगा, बल, तो क्या आ जाएगा, तपो बल। आई बात समझ में। इस प्रकार अपने को सिर्फ विसर्ग का क्या करना है, ओ करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था, यहाँ तपोबल लिख देता हूँ। अब देखिए और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे तेज प्लस मय, यहाँ पर तो आप तपोबल लिख ही लो, तपोबल लिख लिया। अब देखिए तपय प्लस भूमि, तो तपोभूमि, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, तपोभूमि। क्या लिखेंगे, तपोभूमि। अब इसके अतिरिक्त ये भी है, इनका भी करके देख लेते हैं, यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता तो कहीं है ही नहीं। देखिए भाई, अब इसका नियम तो आपको पता है, मैं आगे करवाऊंगा, क्योंकि ये दो पेय प्लस पान, अधय प्लस पतन, ये जानबूझकर मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिखा है, ताकि आपके ध्यान में रहे भी इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि, परंतु नियम कौन सा काम करेगा। अब देखिए मनय प्लस हर, मनय प्लस हर का क्या हो जाएगा, मनोहर। इसी तरह मनय प्लस जय, तो क्या हो जाएगा, मनोज। क्या हो जाएगा, मनोज। अब अधय हस्ताक्षर करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हट जाएगा, इसकी विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। सरोज, तेजो में, तो इस प्रकार की ये उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे विसर्ग संधि के पहले नियम में। उलझने की कतई आवश्यकता नहीं है, आगे शॉर्ट में भी हम करेंगे। ये चीज़ें आपने कर ली। अब देखिए एक कंडीशन और है, इसके साथ साथ आप इसे अपवाद का रूप भी दे सकते हैं। दो शब्द ऐसे हैं जिनके साथ विसर्ग आता है, ये कंडीशन भी होती है, परंतु ओ नहीं होता। सिर्फ दो शब्दों को ध्यान में रखना है, परीक्षा में इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन से शब्द हैं वो जो अपवाद के रूप में हैं। देखिए सबसे पहला है नोट, पुनः, और, अतः शब्द के साथ उक्त नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। किसके साथ, पुनः और अतः शब्द के साथ ये नियम लागू नहीं होता है, जबकि विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का, इस बात का ध्यान रखें भी, र हो जाता है। ये दो शब्द ऐसे हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, परंतु कंफ्यूज आपको होना नहीं है। उक्त कंडीशन होगी, परंतु ये दो शब्द ऐसे हैं, इनके साथ ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखिए अंतः प्लस धान, पुनः प्लस जन्म। एक एक उदाहरण हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक एक और लिख लो। अंतः प्लस अग्नि, पुनः प्लस मुद्रण, पुनः प्लस मुद्रण।
अब ये दो शब्द ऐसे हैं, इनके साथ क्या होता है, वो जो रे वाला फॉर्मूला है वो लागू होता है, जबकि ओ वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता। कैसे, देखिए। अब हम इसका संधि शब्द बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का। यहाँ पर देखो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी आ रहा है, और इधर ये सारी की सारी कंडीशन, ये ए स्वर भी आ रहा है यहाँ पर, वो सारी की सारी फॉर्मूला जो है अपना वो काम कर रहा है यहाँ पर, परंतु ये एक अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं। देखिए इसका क्या होगा, अंतर्ध्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आप इसको न भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पंचमाक्षर और अनुस्वार का नियम जो बताया था, आप न लगाएं या ना लगाएं, ऐसे लिख सकते हैं आप, अंतर्ध्यान। क्या लिखेंगे, अंतर्ध्यान। यह रह क्या है, अधूरा है। दूसरा क्या लिखेंगे, पुनर्जन्म। क्या लिखेंगे, पुनर्जन्म। अब आप ये चीज समझिए, ये चीज आपको विसर्ग संधि में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, थोड़ा सा क्या करेगी, कंफ्यूज करेगी। कैसे करेगी, देखिए। अब मैंने आपको बताया कि विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है, और वो भी अधूरा। र हो जाता है, वो भी अधूरा। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा विच्छेद करके देखते हैं। आपको पता है ये तो होगा ही होगा, प्लस में विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, अग्नि लिखा है। क्या लिखा है, अग्नि लिखा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर र अधूरा है, आगे क्या है, स्वर है। ये स्वर इस र को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये र क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब ये शब्द कैसे बनेगा, देखिए। ये तो ये आ गया, र का आ जाएगा र, और पीछे अपना क्या बच गया, गनी शब्द बच गया। क्या बन गया, बच गया, क्या बच गया, गनी शब्द बच गया। तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, अंतर अग्नि, अंतरग्नि। अब अग्नि, अब ऐसे नहीं बोलेंगे अंतर अग्नि, तो अंतर अलग हो जाएगा, अग्नि शब्द अलग हो जाएगा। यहाँ पर गय आधा है, इसलिए इसको झटके से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतरग्नि। ठीक है। और ये आपको पता ही है, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। र किस पर चला जाएगा, मैं पर चला जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। ये अपना नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें से ये दो शब्द हैं, अंत और पुनः, इनके साथ र हो जाता है, विसर्ग का ओ नहीं होता। यहाँ तक आई समझ में। चलिए आगे चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर। लिखिए भाई, नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, अब देखिए पहले की बात हो रही है, तो विसर्ग से पहले की बात हम करेंगे। विसर्ग से पहले ए आ दो स्वर हैं, इनको छोड़ना है। बाकी कितने बच गए, 9। ए आ को छोड़कर, को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए, अन्य कोई स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद, अर्थात प्लस का कह सकते हैं हम, प्लस या विसर्ग के बाद 3 स्वर है। कौन कौन से, आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, 3 तो हो गए ये। इसके अतिरिक्त अंत व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंत से व्यंजन, और प्रत्येक वर्ग का, वही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है, आता है, तो
विसर्ग का क्या हो जाता है भाई, ध्यान रखना, र, अरे वो भी आधे वाला हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना, र हो जाना। अब ये कंडीशन है, ये नियम है, परंतु हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट रूप में देखेंगे। वो दो शब्द ही थे अपवाद के रूप में, और बाकी सेम ये कंडीशन रहेगी। कैसी, देखिए इसको हम फॉर्मूला बना लेते हैं। मुझे समझ में तो आया, थोड़ी थोड़ी आया, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, समझ में सब कुछ आएगा आपके। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, आप होशियार हो, पढ़ने में ठीक हो, आप में वो क्षमता है जो हर इंसान में नहीं होती। देखिए सबसे पहले क्या है, अपने 9 स्वर हैं, 9 स्वर हैं। इसके बाद क्या है, विसर्ग, इसके बाद आ, ओ, बड़ा ऊ और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके अतिरिक्त य, र, ल और व। इसके में ध्यान रखना भी, इसमें है नहीं है सम्मिलित नहीं है। पहले वाले नियम में जब विसर्ग का ओ होता है तब तो शामिल होता है, परंतु इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए 9 स्वर, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, 9 स्वर आ जाए और बाद में ये चीज़ आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा भाई, विसर्ग बदल जाएगा र में, और वो भी आधे र में। कैसे सर, समझ में नहीं आया, फटाफट एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल के बिना तो हमारे दिमाग में बातें नहीं घुस रही है, जल्दी से जल्दी क्या दो, एग्जाम्पल दो। तो मैं इंतजार नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ अपने चलेंगे अब एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए अपने ये फॉर्मूला याद रखिए, बस इतना। अब कोई भी शब्द होगा ना तो आपको ऊपर क्या दिख जाएगा, र दिख जाएगा। अब र आपको पता है किसी शब्द में ऐसे तो आधा आता ही नहीं है, र आधा कैसे आता है, र आता है आधा रेफ रूप में, ऐसे ऐसे आता है। और किसी भी शब्द पर आपको ये मात्रा दिख जाए, इसका मतलब इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। देखिए कैसे, अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, उसके बाद फटाफट एग्जाम्पल लिख दूंगा, आप उसमें से समझ जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये क्या है, ऊपर र आएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे निर्धन, क्या लिखेंगे, निर्धन। आपको पता है ऊपर र आ गया, तो अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या संधि विच्छेद ऐसे नी प्लस धन, नी प्लस धन। अब देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पर अपने 2 ही स्वर छोड़ने, कौन कौन से, ए और आ छोड़ दिए। बाकी 9 स्वरों में क्या आया है, ई आया। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा में क्या आ गया, ध आ गया। इसका मतलब ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे र में। तो हम इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, निर्धन ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब जब आपका ऊपर र आ जाए वो क्या है, विसर्ग संधि है। परंतु मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि प्लस के बाद में यहाँ पर देखो या दिया हुआ है आ, उ, ओ, ये स्वर आ जाए तो यहाँ पर इस र को ये पूरा कर देंगे। ये र अगर अधूरा है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, तो ये क्या आएगा, ऊपर रेफ के रूप में आ जाएगा। पर व्यंजन वर्ण नहीं है, आगे क्या दिया हुआ है, स्वर दिया हुआ है। तो ये स्वर यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो इस र को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अगर ऊ की मात्रा है तो ये बन जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा है तो ये बन जाएगा, आ की मात्रा है तो रा बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 3 ही अपने पास स्वर हैं और ये स्वर आपको पता है। चलो एक उदाहरण ही देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा साथ साथ में। इसको हटाइए यहां से, देखो उदाहरण देखो, नी प्लस आशा। अब देखिए, अब आपको पता है कि विसर्ग किस में बदलेगा, रे में। अब अपना क्या हो गया, निर प्लस आशा, क्या हो गया, निर प्लस आशा। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, निर आशा ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे सर। क्यों, क्योंकि ये स्वर इस रे को क्या करेगा, पूरा करेगा। ये जो स्वर है इस रे को क्या कर देगा,
पूरा कर देगा। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे, नी और रै ये आ पूरा करेगा तो आ की मात्रा रा के आ जाएगी और शाह का हम क्या लिख देंगे, शाह। तो क्या बन जाएगा, निराशा। तो कहीं आप सिर्फ इस रै को खोजने लग जाओ कि सर ने बताया था कि ऊपर रै आएगा तभी विसर्ग संधि होगी, परंतु इस बात का भी ध्यान रखना है, अपने पास इसमें 3 स्वर भी हैं। क्या है, 3 स्वर भी हैं। और स्वर आपको पता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण अधूरा होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वह उस वर्ण को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। आई बात समझ में। चलिए इसको यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, उसके बाद में अपने आगे चलेंगे। लिखिए, नी प्लस आशा क्या बन जाएगा, निराशा। परीक्षा में ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे एक शब्द है दुर्ग, क्या शब्द है, दुर्ग, तो इसमें विसर्ग संधि है या नहीं है। सर ऊपर रह तो आ गया, हमें तो लग रहा है, तो वास्तव में इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। क्यों है, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या आ जाएगा, दू प्लस ग, और यहां पर क्या आ जाएगा, विसर्ग। अब देखिए ये विसर्ग, इसको संधि विच्छेद कर लिया हमने, अब इसका संधि शब्द बनाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आधे रह में। अब आगे स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो ये इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दुर्ग। तो सर अब देखिए अपने आगे उपसर्ग करेंगे, प्रत्यय करेंगे, संधि चल रही है, समास हमने कर लिए। ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। संधि विच्छेद करेंगे, संधि शब्द बनाएंगे तो दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। समास में भी होगा, संधि में भी होगा, उपसर्ग में भी होगा और प्रत्यय में भी होगा, तब जाके ये सार्थक शब्द बनेंगे। तो देखिए कैसे, दू का अर्थ आपको पता है क्या होता है, कठिन। क्या होता है, कठिन। और ग का अर्थ होता है गमन करना, ऐसा रास्ता जिसे पार करना क्या हो, कठिन हो, गमन करना क्या हो, कठिन हो, वो क्या कहलाता है, दुर्ग। दुर्ग अपने देखते हैं, वहां पर जाते हैं तो रास्ता कठिन होता है कि नहीं होता, उसमें घूमते हैं सारा दिन, थक जाते हैं, एक दुर्ग नहीं घूमा जाता। तो यानी कि ऐसा रास्ता जिसे पार करना क्या हो, कठिन हो, वो क्या कहलाता है, दुर्ग। दुर्गम भी लिख सकते हैं, दू प्लस गम, दू प्लस गम तो क्या आ जाएगा, दुर्गम। कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि जो ऊपर रह आ जाए वो क्या हो जाएगा, अपना विसर्ग संधि हो जाएगा। बस 3 स्वरों को ही ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त और देखिए, और भी अपने पास खूब सारे उदाहरण हैं। दू प्लस भाग्य, नी प्लस यात, बही प्लस मुख, दो प्लस लभ। और भी लिख लीजिए, नी प्लस उपाय, दू प्लस गुण, नी प्लस जल, दो प्लस लभ, दो प्लस गति। अब देखिए बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मेन मोटिव है कि आपके समझ में आना चाहिए। देखिए अब हमने लिखा दू प्लस भाग्य है, तो आपको पता है जैसे ही विसर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, रह की मात्रा, अर्थात रह। तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। नी प्लस याद, याद लिख दिया, क्या याद लिखना है अभी, यहाँ पर क्या लिखना है, याद लिखना है, याद। क्या हो जाएगा, निर्यात। क्या हो जाएगा, निर्यात। भई प्लस मुख, बहिर्मुख। क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। आई बात समझ में। दू प्लस लभ क्या हो जाएगा, अब आप सारे समझदार होगे, सर दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। नी प्लस उपाय। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये आ गया। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, देखिए भाई, अब उपाय आ गया, तो उपाय आने के बाद में आपको पता है कि आगे क्या आ गया, आगे अपना ऊ स्वर आ गया। क्या आ गया, ऊ स्वर आ गया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, नी, और आपको पता है विसर्ग किस में बदला, रे में प्लस उपाय। ठीक है। अब आपको पता है कि स्वर की प्रवृत्ति क्या होती है, ये पहले वाले व्यंजन वर्ण जो अधूरा होता है उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, निरूपाय।
इसमें रे में किसकी ध्वनि आ जाएगी, ये इसको पूरा कर देगा और पाए का पाए लिख देंगे, क्या आ जाएगा, निरूपाय। दुगुण तो क्या आ जाएगा, दुर्गुण। आपको पता है रे ऊपर आता है आधा, नी प्लस जल निर्जल, क्या हो जाएगा, निर्जल। दु प्लस लब दुर्लभ, क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। दु प्लस गति दुर्गति, क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा। दुर्बल, दु प्लस बल लिख लो यहाँ पर, दु प्लस बल बराबर क्या आ जाएगा, दुर्बल। निर्लज, यानी कि ऊपर जो रह आता है वहां पर क्या होता है, ये नियम लागू होता है। अब देखिए इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, लगभग इनमें से ही परीक्षा में आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है तो बस इस नियम को ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त तो आपको इतना चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो आपको और नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और उदाहरण देखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें आपको मैंने 3 स्वर के बता दिए कि 3 स्वर आएंगे तो क्या होगा, वो मात्रा को पूरी करेगा। और बाकी आपको पता ही है कि ऊपर रैप वाला रह ऐसे आ जाता है, ऐसे रैप वाला क्या आ जाता है, रह आ जाता है। वहां पर कौन सी संधि होगी, अपनी विसर्ग संधि। तो 2 नियम कंप्लीट, आशा करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसके आपको 2 उदाहरण, सिर्फ और सिर्फ 2 उदाहरण मुझे कमेंट में बताने हैं। ये सबसे आसान और सरल है, इसके आगे वाली बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं है उसमें। बस वर्णमाला आपने ध्यान से देख ली, वर्णमाला का मैंने वीडियो डाल रखा है, उसके उच्चारण स्थान के आधार पर ही आगे जो तीनों नियम हैं से के वो आएंगे। अब देखते हैं आगे वाले नियम, नियम नंबर 3। चलिए देखते हैं, लिखिए नियम 3। ये नियम बस 3, 4, 5 ये नाम के नियम है, इसमें है कुछ नहीं बस। अब लिखिए, यदि विसर्ग से पहले, अब यहां पर ध्यान रखना कोई भी स्वर हो सकता है, वहां पर तो 2 छोड़े थे हमने पिछले नियम में, यहां पर कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग को मैं प्लस लिख सकता हूं, विसर्ग के बाद कौन कौन से, च, छ और श आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता। आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये चीजें मैं आप डिटेल में बता रहा हूं। अभी आगे मैं आपको इसका शॉर्ट रूप बना दूंगा, एक साथ इकट्ठे ही कर दूंगा, 5-7 नियम आपके समझ में आ जाएंगे। चलिए देखिए कैसे। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि श का आगमन, श का आगमन, श का आगमन अर्थात विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, और प्लस में क्या है अपने ध्यान रखो 3 ही है, ज्यादा, च, छ और श। अब देखिए यहां पर श, अब इसमें हल लगाऊं इनके या ना लगाऊं। अब ये आपको पता है पूरे आएंगे तो पूरे आएंगे, अधूरे तो अधूरे, हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन इसमें नहीं करेंगे। जैसे ये आ जाए तो भी क्या हम इसको क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, अगर अधूरा है तो अधूरा लिखेंगे। अब देखिए इधर कोई भी स्वर होगा, इधर इनसे, इनका किससे भी, इन तीनों में किससे भी मेल हो जाए, इनका इन तीनों में किससे भी मेल हो जाए, बनेगा क्या अपना, श ही बनेगा, और वो भी आधा, ध्यान रखना वो भी आधा श बनेगा। चाहे च के साथ हो जाए तो भी, छ के साथ हो जाए तो भी, और श के साथ हो जाए तो भी क्या बनेगा, आधा श बनेगा। अब आपके वैसे याद नहीं रहता तो आप एक चीज ऐसे कर सकते हैं, देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है भी, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु।
क्या है, तालु है। तो तालु में च, छ और श। अब ये श आ गया या च आ गया, छ आ गया, तो भी क्या है अपना ये जो किस में बदल जाएगा, इस श में बदलेगा। तालु है तो तालु में ही बदलेगा, दूसरे स्लेट में और खटकोण में नहीं बदलेगा, अभी इन दोनों में नहीं बदलेगा। खटकोण वाला किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, ये आपको आगे में बताऊंगा। चलिए देखिए भी इनको समझिए पहले। इसके सर उदाहरण दीजिए, उदाहरण के बिना तो पार नहीं पड़ रही। अब देखिए उदाहरण मैंने यहां पर लिखा नी प्लस चल, नी प्लस चल। तो आपको पता है कि इधर विसर्ग है और इधर कोई भी स्वर, क्योंकि व्यंजन वर्ण तो है नहीं, क्योंकि व्यंजन वर्ण तो आएगा तो नीचे क्या लगेगा, हल लगेगा। और विसर्ग संधि में शायद ऐसा होता ही नहीं है कभी। क्यों, क्योंकि विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि में क्या आएगा, विसर्ग आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए नी और विसर्ग। अब देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा दिया, परंतु बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग बदलेगा। बदलेगा क्या, विसर्ग। ये तो मैंने आपको बताया कोई भी स्वर इसके साथ मेल हो जाए विसर्ग, तो विसर्ग एजिटिक, इधर जैसे का तैसा, इधर भी जैसे का तैसा, अर्थात प्लस के निशान के इधर भी कोई परिवर्तन नहीं, इधर भी कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे स में बदल जाएगा। तो ये नी का नी आएगा, चल का हम चल लिख देंगे, और आधे स का मतलब आधा स। तो ये नी प्लस चल क्या आ जाएगा, निश्चल। अब देखिए और भी देख लीजिए, नी प्लस चिंत लिख दिया मैंने, नी प्लस चिंत, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, नी का नी आ जाएगा और चिंत का मैंने चिंत लिख दिया, क्योंकि दोनों साइड कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इधर विसर्ग है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, अपना श में, तो क्या हो जाएगा, निश्चिंत। आई बात समझ में। अब देखिए इसके साथ और कुछ भी ले सकते हैं, हरि प्लस चंदर, हरि प्लस चंदर, तो आप हरि का हरि लिख देंगे, चंद्र का चंद्र लिख देंगे, और विसर्ग की जगह क्या लगा देंगे, आधा स लगा देंगे, तो क्या बनेंगे अपना हरीश चंद्र। और देखिए नी प्लस मैंने लिखा छल, तो क्या बन जाएगा, आपको पता है नी का लगाएंगे नी और छल का लिख देंगे छल, और विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, श। अब जैसे ही आपको आधा श, अगर ये शब्द दिए हैं आपके कहाँ पर, पेपर में, और ये पूछ लिया जाए तो आपको पता है स किस में बदलेगा, विसर्ग में बदल जाएगा। नी प्लस छल हो जाएगा, हरि प्लस चंद्र हो जाएगा, नी प्लस चिंत हो जाएगा, नी प्लस चल निश्चल। ये बहुत सारे उदाहरण दिए हैं किताबों में, मैंने आपको समझाने के लिए इतने उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, और आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए नंबर 4 की ओर। बस ये छोटे छोटे 2-3 नियम हैं, इनके समझने के बाद में अपने एक साथ उसको कर लेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो तो एक वीडियो और बन जाए। चलिए देखिए आगे वाला नियम नंबर 4, विसर्ग का ससंजम सषटकोण, ससंजम के बाद सषटकोण, तो सषटकोण लिखो यहाँ पर, विसर्ग का सषटकोण, कई खटकोण कहते हैं इसे, है ना, कई भाषा में क्या कहते हैं, खटकोण वाला स, खटकोण नहीं होता, षटकोण होता है, खटकोण षटकोण, स हो जाना। यानी कि अब यह स कब होगा, वो तो था च और छ के साथ, अब ये किसके साथ होगा, ये देखिए, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क है, च छ हमने उधर कर लिया, इसके बाद ट है, त थ दंत्य है, दांत से बोला जाता है, तो स स्लेटी वाला जो स है वो भी दांत से बोला जाएगा, तो उसका मेल उससे होगा। अब इसके अतिरिक्त और क्या बच गया, प और है, आ जाए, आ जाए तो विसर्ग का खटकोण कहते हैं, षटकोण कहते हैं, स हो
जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो देखिए मोटा मोटा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में वैसे अपने नियम बनाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, वैसे लिख लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले बात किसकी हो रही है? विसर्ग की। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर? विसर्ग। और विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई और उ। प्लस में क्या आ जाए? क, ख, ट, ठ, प और फ। अब देखिए आगे जो नियम होगा ना वो ध्यान रखना, प और फ इसमें है, परंतु विसर्ग से पहले दो स्वर हैं अपने। कौन कौन से? ई और उ, दो स्वर हैं। क और ख करेंगे तो भी क्या? विसर्ग से पहले दो स्वर हैं। ये दो स्वर आएंगे तब होगा ये अपना खटकोण वाला, ठीक है ना, वरना खटकोण वाला नहीं होगा। आप इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। अगर इनका मेल इससे हो, इनमें से किसी के साथ हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? इस स में बदल जाएगा। यहां तक क्लियर? तो गुरुजी इनका उदाहरण दो। तो अब आपनो काम क्या है? एक उदाहरण देना ही तो काम है। आई गए समझाने के लिए, तो काम क्या है? उदाहरण देना। बस मोटा मोटा ये आपका ट्रिक है, जो ये आप TRICK ये जो है ना, ये प्रत्येक की बना लिया करो, ऐसे ऐसे लिख लिया करो, ताकि आपका ये परिभाषा याद करने की आवश्यकता ना पड़े। बस आपको इतना ही याद करना है। बस EU प्लस कख टट पफ ये सारे के सारे आ जाए तो ये जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा, वो भी षटकोण वाले में। अब देखिए उदाहरण, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अपना यही रखेंगे बस इतना, ये काम की चीज है अपने। देखिए सबसे पहला उदाहरण समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे उदाहरण देंगे। धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। अब देखिए इधर ट आ गया, इधर क्या है? ऊ है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? स में। देखिए कैसे, धनु का हमने लिख दिया धनु, टंकार का हमने क्या लिख दिया? टंकार, और विसर्ग का लोप होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? स। यह स आधा आएगा, इसके नीचे मैंने यहाँ पर पहले ही हल लगा दिया, और इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिए, नी प्लस ठुर, क्या बन जाएगा? कमेंट में बताएंगे। नी प्लस कपट, कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा दो प्लस परिणाम, दो प्लस परिणाम। तो दो का हम क्या लिख देंगे? दो का लिख देंगे दो, परिणाम का लिख देंगे परिणाम। और आपको पता है विसर्ग दिया है, विसर्ग किस में बदल जाएगा? से में। तो ये बन जाएगा अपना दुष्परिणाम। इसी प्रकार नी प्लस कंटक क्या बन जाएगा? निष्कंटक। क्या बन जाएगा? निष्कंटक। इसी प्रकार दो प्लस कर्म, तो क्या बन जाएगा? दुष्कर्म। इसी प्रकार दो प्लस कर, क्या बन जाएगा? दुष्कर। इसी तरह मैं यहाँ लिखूं चतु प्लस पाद, क्या बन जाएगा? चतुष्पाद। क्या बन जाएगा? चतुष्पाद। अब ये चीजें आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अपना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना है? एजिटिक, ना तो इधर परिवर्तन है ना इधर परिवर्तन है, बस ये नियम ध्यान रखना है। ई और ऊ दो ही हैं, देखो नी दू ऊ नी। अब देखो यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ऊ है, ई है, ई है, यहाँ पर फिर ऊ है। सिर्फ ई और ऊ है, इसके बाद में ये सारे के सारे शब्द हैं। और शब्द कितने हैं अपने पास? वर्ण कितने हैं? 6 ही वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण हैं। ये 6 वर्ण आएंगे तब क्या हो जाएगा? इस स का आगमन हो जाएगा। इसी तरह एक दो और लिखाता हूँ, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ये देखो कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके समझ में आना चाहिए, बस आप इसमें ध्यान रखो, ठ आना चाहिए, बस ये शब्द आने, ये वर्ण आने चाहिए आगे, और इधर ई और ऊ आना चाहिए। देखिए एक दो उदाहरण और लिख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। लिखिए लिखिए नी प्लस पलंग,
नी प्लस पाप। अब आपको पता है नी का क्या आ जाएगा, ये कमेंट में बताएंगे आप। नी का नी आ जाएगा प्लस ये विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, और आगे अपना क्या है, पाप है, तो पाप का क्या आ जाएगा, पाप। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, और गलत क्या लिखेगा, स्पष्ट देखो ऐसे लिखेंगे, निष्पाप। आई बात समझ में। अब देखिए निष्कलंक हो गया, निष्पाप हो गया, निष्कंटक हो गया अपना। इसके अतिरिक्त और देखिए निष्फल। अब निष्फल का संधि विच्छेद करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो प्यारे मित्रों, एक छोटा सा आपसे ये निवेदन रहेगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आवश्यक रूप से पहुंचाइए। कुछ एक नियम और बचे हैं, वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।